गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इससे पहले वाले वीडियो में औरंगजेब के ही बारे में देख रहे थे। तो हमने देखा था कि औरंगजेब का जो सेना था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था। किस कारण से? उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ जादू टोना हो रहा है। एक आपको हम इससे पहले बताए थे कि सतनामियों एक जनजाति था। कौन वाला क्षेत्र में, याद करिए। तो सतनामिया जो जनजाति था वो नारनौल और मेवात के क्षेत्र में था, और वो भी औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तो सतनामिया जो जनजाति था, ये जो सतनामिया था, ये क्या करता था, ये बार-बार एक्चुअली जो औरंगजेब की सेना है उसको ये हरा देता था। कौन? सतनामिया। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। सतनामिया जो था, जो भी एक समुदाय के लोग थे सतनामिया, उसको मुंडिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप थोड़े से ध्यान दे दीजिएगा। सतनामिया को मुंडिया भी कहा जाता है। और जो सतनामिया था वो एक्चुअली बार-बार जो औरंगजेब के सेना को हरा रहा था, इसी कारण से औरंगजेब के सेना में मतलब एक बात आ गया, क्योंकि जो औरंगजेब का बहुत सारा सेना का सतनामिया हत्या कर दिया था। तो औरंगजेब उससे प्रश्न पूछता है, भाई तुम लोग सबसे जीतते हुए सतनामिया से हार क्यों जाते हो? बोला, राजा साहब मेरा जो तलवार चल ही नहीं पाता, हम दुर्बल हो जाते हैं उसके पास जा करके। मतलब हम चाह के भी ना औरंगजेब के सेना को हरा नहीं पाते, पता नहीं ऐसा। मतलब हालांकि ऐसा एक स्टीरियोटाइप्स औरंगजेब के सेना में बन गया था, अफवाह फैल गया था। एक्चुअली ऐसा बात कुछ नहीं था। औरंगजेब का सेना भी काफ़ी बेटर था। लेकिन अगर आपके माइंड में घुसा दें कि पीपल का गाछ है ना, उसके नीचे भूत रहता है, तो आप मतलब नहीं भी रहेगा ना तो आप डर डर के जाओगे, और फिर आपको मतलब हिम्मत ही नहीं करेगा जाने का। या फिर ये बोल देंगे कि अगर आप उस 6 बजे सुबह चले गए तो आपका फिर आपके साथ पूरा दिन में कुछ ना कुछ गलत होगा। आपको आपको दिन भर ये लगा रहेगा कि बाप रे, आज तो कुछ ना कुछ मेरे साथ तो गलत होने ही है। तो जो सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास करना नहीं चाहिए। हम लोग तो अंधविश्वास पे ही बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए कोई भगवान को मतलब गछ लिया है कि हाँ, हमको ये चीज़ चढ़ावा चढ़ाना है, जानवर को बलि देना है। नहीं चढ़ाता तो उसको लगता है कि मेरे साथ गलत होगा, तो इसलिए वो जानवर को चढ़ा देता है। सब कुछ इंसान खुद सोचते हैं, इंसान खुद डरते भी हैं, इंसान खुद उस काम को करते भी हैं। तो इंसान ना, इसको थोड़ा-सा ना मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। जो भी चीज़ है, उसको इंसान खुद देखिए। अब देवी माँ ने नहीं कहा था कि हमको कोई जानवर को चढ़ाओ, पाठा चढ़ा दो। लेकिन इंसान ने खुद गछ भी लिया, इंसान ने जाके किसी जानवर को चढ़ा भी दिया और भगवान का नाम भी लगा दिया। तो थोड़ा-सा सुपरस्टिशंस तो है यहाँ पे, है ना? कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि हाँ, हम पे किसी के बच्चे का के बलि चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंसान खुद सोचता है, तो वो एक मन में आ जाता है। तो इन लोगों जो सेना था, इनके मन में भी ये बात आ गया कि भाई जो औरंगजेब की सेना है, मतलब औरंगजेब की सेना के मन में ये बात आ गया कि जो हमारा सतनामियों है उनके तरफ से ना कुछ तो जादू किया जा रहा है। तो ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चलती है, तो औरंगजेब बोला, ठीक है, जब तुम लोग का एक लाइन से बहुत सारा मेरा सेना मर ही गया है, तो जो मेरा सेना लोग है उसके साथ भी हम जादू टोना हम लोग भी करवाते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोगों के पास तांत्रिक का कमी है, हम लोगों के पास पीर बाबा नहीं है। मतलब ये बात औरंगजेब बोला। तो औरंगजेब भी क्या किया कि उसका भी अपना इस्लामिक परंपरा था। ऐसा नहीं कि मतलब सतनामियों को ही जादू टोना आता था। अपना इस्लामिक मंत्र को लिखवा दिया एक छोटा-सा झंडा में, और उस झंडा को ना बंद करवा के बंधवा दिया और औरंगजेब के सेना को दे दिया। बोला, औरंगजेब का सेना सब लोग इसको जेबी में अच्छा गाँठ बना के या तो गला में पहन लो या फिर जेबी में रख लो। मतलब तुम्हारे शरीर में ये जो गाँठ है ये सटा रहना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, तुम आराम से बेहिचक युद्ध लड़ रहे होगे, मतलब लड़ोगे तुम, मतलब तुमको कोई मारेगा नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर आपको कोई मतलब अब मान लीजिए मंत्र ही दे दिया है, तो आपके मन में ये हो गया ना, जैसे आपको डर लग रहा है कि पीपल के गाछ से अंदर से जाएँगे तो भूत पकड़ लेगा। तो आपको हम ये बोल देंगे, अगर ये मंत्र अगर आप अपने जेब में रख लिए तो कोई भूत क्या, कुछ नहीं, सब कुछ दूर रहेगा आपसे। तो मन में एक आ जाता है सैटिस्फैक्शंस कि भाई हाँ, जैसे आप बलि चढ़ा देते हो तो आपके मन में लगता है नहीं, अब तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। उसी प्रकार से ये लोग का भी सेना को हो गया था। जैसे ही मंत्री लोग के पास आया, ये लोग का सेना दुर्बल से बहुत मजबूत हो गया।
है ना? इसके अंदर शक्ति आ गया, बल आ गया। अब इसको लगा कि जब मेरे पास मंत्र आ ही गया है, तो हमको कोई टच-वच करने वाला नहीं है। सतनामिया के मन में ये कॉन्फिडेंस दिख रहा था। सॉरी, औरंगज़ेब के सेना में ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, किसके विरुद्ध? सतनामियों के विरुद्ध। और फिर वो विद्रोह को, इनका सेना दबाने में सफल हुआ और सतनामिया को पराजित करके दिखा दिया। कौन? औरंगज़ेब की सेना। क्योंकि अब भाई इनके दिमाग में आ ही गया था कि अब कोई भी जादू-वादू चलने वाला नहीं है। तो इस्लामिक झंडा में लिखवा दिया था मंत्र को। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हालाँकि सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि जो सिख विद्रोह हुआ था, सिख विद्रोह, जो कि पूरी रूप से धार्मिक व्यवस्था के विषय पर ही था। मतलब सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक व्यवस्था के विषय पर ही कंप्लीट था, क्योंकि औरंगजेब का जो धर्म है, वो कंप्लीट रूप से कहीं न कहीं धार्मिक धार्मिक इतना हो गया था कि इस्लामिक कट्टरता इसके अंदर इतना कूट-कूट के भरा था। ना ये ढंग से हिंदू को इज़्ज़त दे पाता था, ना ये ढंग से सिख को इज़्ज़त दे पा रहा था, और ना किसी अन्य धर्म के साथ ये अच्छा से पेश आता था औरंगजेब। तो धार्मिक कट्टरता के कारण और सिख के 2-2 गुरु को ये कहीं न कहीं मरवा दिया था। तो सिख का तो रिलेशन हालाँकि मुगल के साथ तो खराब ही रहा है। जो भी शासक आए हैं मुगल में, तो वो सिख हमेशा चाहा है कि भाई, जहांगीर के बाद से ही स्टार्ट हो गया था लड़ाई। तो जो भी शासक अब आएँगे तो उससे सिख का संबंध थोड़ी बढ़िया रहेगा। रिलेशन एक बार खराब हो जाता है तो फिर से पहले की तरह बढ़िया होने में टाइम लगता है। तो वैसा ही कुछ हुआ था इसके साथ भी। और औरंगज़ेब सभी धर्म को इस्लाम में क्या करना चाहता था? कन्वर्ट करना चाहता था। औरंगज़ेब का मानना था कि यदि सभी धर्म इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारा जो इंडिया है वो इस्लामिक कंट्री हो जाएगा, और फिर हम लोग सब अच्छे से यहाँ भाई-भाई की तरह रहेंगे। सब हिंदू-मुस्लिम का भेदभाव भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। औरंगज़ेब सोचा, अगर हम जो है 9वाँ सिख गुरु तेग बहादुर को भी इस्लाम धर्म कबूल करवा देंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है ये हमारे इतिहास में कि तेग बहादुर जो 9वाँ सिख गुरु हैं, अगर वो ही इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो कहीं न कहीं जो भी सिख समुदाय के और भी व्यक्ति हैं, वो सभी क्या कबूल कर लेंगे? इस्लाम कबूल करने में वो सब तेग बहादुर को देखा-इसकी करेंगे। सोचेंगे जब गुरु ही इस्लाम कबूल कर लिए, तो उनके जितना भी शिष्य लोग हैं, पूरा का पूरा सिख समुदाय, सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो यही चीज़ किसके मन में घुस गया? औरंगज़ेब के मन में आ गया कि भाई, इस्लाम अगर कबूल करवाना है तो 9वाँ सिख गुरु तेग बहादुर को ही करवा। लेकिन तेग बहादुर को ये रिक्वेस्ट किए कि आप इस्लाम कबूल करो, लेकिन तेग बहादुर ये बात सुनते ही क्या कर दिए? मना कर दिए। और भारी दरबार में कहीं न कहीं गुरु गुरु ना सीधे कहे कि भाई, हम तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने मतलब सिख धर्म में ही रहना है, हमको इस्लाम वगैरह कबूल करना नहीं है। फिर बोला कि हम आपको एक चांस और दे रहे हैं। तो तेग बहादुर बोला, चाहे कुछ भी कर लो औरंगज़ेब, हम इस्लाम कबूल कभी नहीं करेंगे, हम सिख में ही बहुत खुश हैं, और मुझे यही धर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं इसका भरी दरबार में औरंगज़ेब का रिक्वेस्ट का बेइज़्ज़ती हो गया, क्योंकि राजा होकर किसी को फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था, वो भी इतना कट्टर राजा। तो बोला, ठीक है, जब आपको ऐसा ही है तो फिर ठीक है, तो फिर अपने मौत का इंतज़ार करिए। तो तेग बहादुर का भी इन्होंने हत्या करवा दिया। कहा जाता है कि तलवार से इनका हत्या करा दिया गया था, और इस कारण से पूरा का पूरा सिख समुदाय के मन में आग सा उबल गया, किसके अगेंस्ट? औरंगज़ेब के अगेंस्ट, कि भाई, ये हत्या हत्या क्या, हमारे गुरु को ही मरवा देते हैं बार-बार ये औरंगज़ेब। इससे पहले भी 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मरवा दिए थे। इन 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मरवा दिए। मतलब क्या है, मतलब क्या समझ लिए हैं? ये जो सिख गुरु को ये लोग क्या समझ लिए हैं? कुछ समझते ही नहीं हैं। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा अलग लेवल का क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। लेकिन ये जो घटना हुआ था, तेग बहादुर की मृत्यु वाला, ये घटना एक्चुअली दिल्ली में ही हुआ था। और दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो शीशगंज एक जगह है, शीशगंज में, वहीं पे तेग बहादुर को हत्या करवा दिया गया था। और हालाँकि औरंगज़ेब के विषय में एक विषय बात भी बोला जाता है कि उसने तेग बहादुर को सोचने के लिए लगभग 5 दिन का समय दिया था, लेकिन फिर भी ये इस्लाम कबूलने को मना कर दिए। 5 दिन सोचने का समय दिया कि आप तेग बहादुर 5 दिन ले लो। आप इस बात को जाकर के ढंग से घर में सोचो। एक बार अच्छे से सोच लो, विचार लो कि क्या आपको इस्लाम कबूल करना है? आई से यस और नो आप हमको बता देना।
लेकिन ये 5 दिन लेकर के भी इसने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया, तो औरंगज़ेब उसको मृत्युदंड दे दिया। रिज़ल्ट यह होता है कि मुगल और सिख के बीच और दुश्मनी जो पहले से थी, वो और बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। हालाँकि पूरे मुगल काल 2 सिख गुरु, एक 5वां सिख गुरु औरंगज़ेब का हत्या किसने करवाया? एकदम माइंड में घुसा लो, जहांगीर ने करवाया। और दूसरा सिख गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। 5वां सिख गुरु अर्जुन देव, उसकी हत्या जहांगीर। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर, उसकी हत्या औरंगजेब। तो समझो दोनों सिख गुरु की हत्या होने के बाद रिलेशन तो बिल्कुल खत्म हो गया। और तेग बहादुर की हत्या कब हुई, ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो 1675 ईस्वी में तेग बहादुर की क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा गई थी। फिर 10वें गुरु आते हैं, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कसम खाया कि हम इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं गुरु के रूप में। गुरु गोविंद सिंह कट्टर सिख थे ये भी। और इन्होंने कहा कि ये कुर्सी पर बैठने से पहले कसम खाते हैं मुगल से बदला तो लेके ही रहेंगे हम अपने पूर्वजों का, है ना? और गुरु गोविंद सिंह को मतलब बैठने से पहले ही उनको बहुत लग रहा था कि मतलब आग सा उनके मन में उबल रहा था कि ये मुगल हमारे साथ अच्छा बार-बार नहीं कर रहा है। हमने एक बार माफ़ किया, इन्होंने दूसरा गलती की, इन्होंने तीसरा गलती, हर गलती पे गलती मुगल करते जा रहा है हमारे, हम बेकसूर लोगों का जान ले लेके। इसलिए हम कुर्सी पर बैठेंगे और अपना अभियान को भी जारी रखेंगे, मुगल को छोड़ेंगे नहीं। और औरंगजेब के खिलाफ उसने कई विद्रोह और कई लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दिया गुरु गोविंद सिंह। मतलब लड़ते ही रहा हमेशा, जब तक गोविंद सिंह इतना तलवार चलाया ना, गुरु गोविंद सिंह ना हमेशा लड़ाई ही करते रहा। किससे? मुगल से। बोला कि जाने नहीं देंगे, या तो जान लगा देंगे या तो जाने नहीं देंगे। मतलब कंप्लीट रूप से वो मुगल को हराना ही चाहता था गोविंद सिंह। क्योंकि इसको लगता था कि हमारे गुरु जिनका हम लोग खुद पूजा पाठ सत्कार करते हैं, उनको ही हत्या करा देता है, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना? और गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सिख के इतिहास में अंतिम सिख गुरु, 10वें सिख गुरु के इतिहास में जाने जाते हैं। और औरंगजेब से लड़ने के क्रम में गुरु गोविंद सिंह अपना जो सगा बेटा है, उसको भी खो दिया। क्योंकि सगा बेटा को भी भेज दिया कि जाओ औरंगजेब को मार दो, मर्डर कर दो। औरंगजेब का सिखा के भेजा औरंगजेब को मारने के लिए साजिश करके। लेकिन जब यह बात औरंगजेब को गुप्त रूप से पता चलती है कि गुरु गोविंद सिंह का बेटा औरंगजेब का जान लेने वाला है, उससे पहले ही औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह का बेटा को क्या करता है? मरवा देता है। क्योंकि औरंगजेब सब इतना पैसा वाला था ना, उन लोग बोले ना दीवान पलंग भी पैसा का बना था तो सो नहीं पाता। इतना उन लोग मुगल के मतलब अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, इन लोगों का बहुत पैसा था। पूरा भारत ही इनके क्लच में था। समझिए कि भारत कितना बड़ा कंट्री है। और उस वक़्त सीमा तो भारत का पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब भारत ही के अंदर आता था। तो औरंगज़ेब बहुत बड़ा है, मतलब भारत क्या है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा भारत में समझ लीजिए औरंगज़ेब हो गया या फिर और भी जो गुरु, सब लोग तो भारत के सीमा के अंदर ही आते हैं। और इतना बड़ा भारत के जो मालिक है वो कौन है? औरंगज़ेब। तो इन लोगों के पैसा के सामने वो गुरु वगैरह ये सब कुछ नहीं है भाई, सब चिट्ठी है, एंट एंड एलिफेंट है। औरंगज़ेब मुगल का बादशाह, इन लोग से सब खौफ खाता था। तो औरंगज़ेब ने क्या करा कि अपने जो भी है पैसा सैनिक जो जिसके भी दम पे गुरु गोविंद सिंह का जो बेटा था, अपना सगा बेटा, उसको गुरु गोविंद सिंह को खोना पड़ा इस युद्ध के संबंध में। और भी रिलेशन इन्होंने क्या कर लिया? खराब कर लिया। ठीक। और गुरु गोविंद सिंह लड़ता रहा, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब रकट के रह गया कि तुम मेरे अधीनता स्वीकार कर लो, कभी नहीं किया। ये इतिहास गवाह है। आज तक गुरु गोविंद सिंह कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया औरंगजेब का। और 1682 ईस्वी 1682 का समय आता है। 1682 में औरंगजेब चला जाता है कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चला जाता है तो गुरु गोविंद जो हैं, गुरु गोविंद सिंह, वो उत्तर भारत में ही रह जाते हैं। और औरंगजेब कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत में। हम शुरू में ही कहे थे कि औरंगजेब अपना लास्ट का जो 25 वर्ष है वो दक्षिण भारत में ही व्यतीत करते हैं। और फिर ये जो लड़ाई किच-किच इधर चल रहा था, ये उत्तर भारत में चल रहा था। तो कहीं न कहीं अब जब औरंगजेब ही चला जाता है तो ये जो लड़ाई था थोड़ा-सा घट गया। लेकिन
गुरु गोविंद सिंह हार नहीं मानते हैं, औरंगजेब चल जाए, रहे ना रहे उनको उससे कोई फ़र्क नहीं, वो अपना विद्रोह मुगल के अगेंस्ट जारी ही रखते हैं और विद्रोह जारी ही रहता है। और फाइनली 1707 का वक़्त आता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो फिर सिख धर्म के लोग जो हैं, वह मुगलों में समझौता, मतलब एक तरह से ना वो जब मृत्यु हुई हो गया जिससे बदला लेना था, तो कहीं न कहीं सिख को भी बुद्धि आ गया कि अब चलो क्या इन लोग से लड़े, मतलब चलो थोड़ा-सा समझौता ही कर लेते हैं, थोड़ा-सा जो मैटर है उसको सॉल्व ही कर लेते हैं आपस में बातचीत करके। है ना? थोड़ा-सा समझौता मतलब कर लेते हैं आपस में। और बहादुर शाह के समय, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर आएँगे बहादुर शाह के समय में जो, अगर आपको डिटेल से उत्तर मुगल काल पूरा पढ़ा देंगे, पूरा डिटेल से जब उत्तर मुगल काल पढ़ा देंगे, तब देखेंगे कि जो राजपूतों का विद्रोह होता है अकबर के समय में, अकबर का टाइम याद करिए आप, किसका? अकबर का। राजपूत का विद्रोह किया जाता है, बहुत सारा राजपूत तो अकबर को अपनी बेटी देके शादी-ब्याह कर लेते हैं। राजपूत के अंदर अपना जो भी है स्वीकार कर लेते हैं, जैसे राज अकबर भैया कहेंगे वैसे-वैसे राजपूत करेंगे। बहुत सारा राजपूत ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे राजपूत अकबर का जो भी शादी का था या फिर अपना सीमा क्षेत्र को राज अकबर के अंदर मिला लेना जो भी चैलेंज था, बहुत सारा राजपूत इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे विद्रोह भी किया जाता है बहुत सारे राजपूत से अकबर के टाइम पे। तो उस समय काफ़ी सहयोगी हो गए थे किसका? मुगल का। मतलब राजपूत भाई लोग जो अकबर के अंदर आके मिल रहे थे, वो सब किसका सहयोगी बन गए थे? अकबर का। उसी वक़्त से अकबर को मजबूती मिल गया। एक तो खुद का मजबूती बहुत ज़्यादा था, दूसरा हिंदू राजा जब इसमें सटते चला गया, तो अकबर की मजबूती क्या हुआ? बढ़ते ही चला गया। तो उसी वक़्त से जो मुगल था मजबूत हो गया, लेकिन ये मजबूती तो बरकरार सब दिन नहीं रहा, ये घटते, घटते, घटते औरंगज़ेब के समय तक ये मुगल का जो मजबूती है वो घट जाता है। क्योंकि औरंगज़ेब कट्टरता था और कट्टरपन के कारण इससे राजपूत भी उतना साथ राजपूत लोग देना इसका चाहता नहीं था। तो जो मजबूती अकबर के समय में था, वो मजबूती औरंगज़ेब के समय घटते हुए दिखता है, क्योंकि इसका कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरता जब सामने आती है, तो राजपूत जो है, वो भी सिख की तरह मुगल से धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। सिख तो कंप्लीट रूप से खैर दुश्मनी ही चल रहा था, तो सिख की तरह मुगल नहीं, राजपूत भी धीरे-धीरे क्या होता है? दूर होने लगता है किससे? मुगल से। इसी प्रकार से ये मारवाड़, मेवात वाला जो क्षेत्र है, ये सभी औरंगज़ेब जो है, ये सब जो क्षेत्र है, औरंगज़ेब के अगेंस्ट में काफ़ी विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, औरंगज़ेब के टाइम आते-आते। जबकि याद करिएगा कि जो मेवाड़ है, मेवात है, ये सब राजपूत मुगल के अधीन ही हुआ करते थे। मुगल कहता था उठो तो उठते थे, बैठो तो बैठते थे, लेकिन औरंगज़ेब ने धार्मिक कट्टरता के कारण ये सब इनका विद्रोही बन गए। अब समझिए जो दोस्त थे वो दुश्मन में बदल गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन में बदल गए। ये मारवाड़ और मेवात ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जो राजपूत लोग हैं, ये सब औरंगज़ेब का क्या बन गए? विद्रोही बन गए। क्या बन गए? विद्रोही। और औरंगज़ेब के अगेंस्ट काफ़ी विद्रोह होना शुरू हो गया, बट इन दोनों राजपूतों ने विद्रोह को धीरे-धीरे करके, इन दोनों का जो राजपूत था कहेंगे, अरे ये सब राजपूत औरंगजेब के सामने पैसा वाला नहीं था भाई, औरंगजेब के पास दुनिया भर का पैसा था। औरंगजेब के सामने ये राजपूत मेवाड़ कितना भी विद्रोह कर ले, मेवात कितना भी विद्रोह कर ले, मारवाड़ कितना भी विद्रोह कर ले, औरंगजेब के धन के सामने ये सब तो जीरो था, है ना? औरंगजेब कहीं न कहीं पूरे भारत का राजा था, वो सब कहीं पार्टिकुलर जगह का राजा था। तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार टकरा जाए तो क्या जीतेगा? नीतीश कुमार कितनों कहाँ से जीतेगा? नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाला बिहार छोड़ के पूरा भारत का अलग-अलग राज्य होगा, है ना? और नीतीश को अकेले बिहार तो इन चूर-चूर कर देगा बिहार नीतीश कुमार को, समझ रहे हैं ना? तो एक इसी तरह का बात हो गया कि जो नरेंद्र मोदी की जगह कौन आ गया यहाँ पे? औरंगजेब। और औरंगजेब से लड़ना कौन चाहता था? ये सब विद्रोह कर रहा था मारवाड़, ये सब पार्टिकुलर स्पेस का, जगह का, पार्टिकुलर जगह का ये सब राजा था, छोटा-छोटा क्षेत्र का। तो ये सब का विद्रोह को तुरंत औरंगजेब चीप देता था, दबा देता था। इन दोनों राजपूतों विद्रोह को औरंगजेब ने आसानी से दबा देता था और फिर मारवाड़ और मेवात पे विजय स्थापित कर लिया औरंगजेब आसानी से फिर से। और औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम अकबर था। क्या था? अकबर। तो अकबर भी अच्छा खासा, मतलब इसका भी काम है इतिहास में। हालाँकि इसने अपने पिता का ही ड्रामा जो नीति था, मतलब ड्रामा नहीं कह लीजिए उसको,
धार्मिक कह लीजिए, क्योंकि धर्म को लेकर के थोड़ा-सा औरंगज़ेब जो है ना धर्म को लेकर के बहुत कट्टर था। तो अकबर जो था वो मतलब देखता था कि उसके जो पिता औरंगज़ेब हैं, वो धार्मिक नीति को कुछ ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अकबर को ये चीज़ ठीक लगता नहीं था कि भाई राजा हैं, ये क्या धर्म, धर्म, धर्म पागल हो गए हैं। इनको क्या धर्म मतलब ये तो सबका राजा है, ये तो मुस्लिम का राजा है, ये तो हिंदू का राजा है, ये तो सिख का राजा है, ये तो ईसाई का राजा है, ये सबका राजा है। ये धर्म, धर्म, धर्म क्या करते रहते हैं। ये चीज़ अकबर को बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। अकबर को लगता था ये अच्छा काम नहीं है, हमारे पिताश्री को ऐसे करना। तो अकबर ने क्या करा कि ये राजपूत का साथ देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लगता था मेरे पिता तो कर कुछ नहीं रहे ठीक रहे हैं। तो ये राजपूत का साथ देना स्टार्ट कर दिया। हम आपको कहे ना कि जब-जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ये राजपूत का साथ देने लगा कौन? अकबर। देखिए कितना बड़ा एक कार्टून निकल गया ये। पिता अच्छा रहे खराब रहे देना किसका साथ चाहिए? पिता का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि उसका साम्राज्य इसका ही होगा। तो ये राजपूत का साथ देने लगा। अब एक सही तौर पे देखा जाए तो ये ना पिता को देखा ना कुछ को देखा, ये सच का साथ देने लगा। जो इसको सच लगता था वही काम करता था। और ये जो नीति है अकबर मतलब अकबर का, ये तो हालाँकि गलत बात तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने पिता के कारण अपने पिता का इधर-उधर बात करना, गुप्त रूप से बात को राजपूत का साथ देना, ये सब अच्छा बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। वो अपने पिता के अगेंस्ट विद्रोह किया, और अकबर जो विद्रोह किया तो औरंगजेब के ही अगेंस्ट कर दिया। राजपूत के पास पहुंच गया अकबर दौड़े-दौड़े, किसके पास पहुंच गया? राजपूत के पास। राजपूत कहाँ का था? तो मारवाड़ और मेवाड़ वाला क्षेत्र का जो था राजपूत का क्षेत्र राजस्थान में, मारवाड़ और मेवाड़ वाला क्षेत्र, वहां पर शासक के पास पहुंच गया। वहां पे राजपूत राजा पास पहुंचा कौन? अकबर पहुंच गया। अगर तुम अपने को मुगल का राजा घोषित कर लोगे, अकबर जब पहुंचा ना वहां, किसके पास? राजपूत के पास। अगर तुम अपने को मुगल का राजा घोषित कर लोगे, तो हम सभी राजपूत शासक एक होकर तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो अकबर को भी कहीं न कहीं लालच बढ़ गया कि भाई ये मारवाड़ और मेवाड़ वाला जो राजा लोग हैं, ये सब कितना बड़ा हमको सपोर्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम राजा ही बन जाओ, किसका? मुगल वंश का। अकबर जो औरंगज़ेब का बेटा अकबर था, ये अकबर को लालच वगैरह देने लगा कौन? राजपूत, कि हम तुमको दबा के सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पिता के अगेंस्ट विद्रोह करो, और तुम अगर राजा बन जाओगे तो हम तुमको हर तरह से हेल्प करेंगे, चाहे हमको जो भी हेल्प करना पड़े, सैनिक से हेल्प करना पड़े, धन से, दौलत से, हर तरह का हेल्प हम तुमको करेंगे। लेकिन तुम औरंगज़ेब को गद्दी पर से हटाओ, तुम विद्रोह वगैरह करो, क्योंकि तुम दावेदार हो, क्योंकि तुम बेटा हो, तुम्हारा ही उत्तराधिकार का हक है। तो ये जो आपका अकबर है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? लाइट ही कट गया है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। चलिए देखते हैं। तो ये जो अपने आप को क्या घोषित मतलब अकबर सोचा कि हम अपने आप को राजा घोषित कर लेंगे तो ये लोग पक्का मेरा क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्योंकि राजपूत का काम ही था फूट डालना, घर तोड़वाना। तो ये सब औरंगजेब के यहाँ ही घुस के अकबर और औरंगजेब में लड़ाई करवाने का काम कर रहा था। औरंगजेब को पराजित करने में और इस बात से अकबर जो था राजपूतों के साथ हो जाता है। औरंगजेब को चाहता था पराजित करने के लिए, हराने के लिए। तो इस बात से अकबर जो था वो किसके साथ हो जाता है? राजपूतों के साथ हो जाता है, और उसके साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध ही क्या करना शुरू कर देता है? लड़ाई शुरू कर देना चाहता है। क्यों अकबर लड़ना चाहता था? क्योंकि अकबर को सत्ता का लालच घेर लिया था। अकबर को दम कौन दिया? तो अकबर को दम देने का काम मारवाड़ और मेवाड़ वाला क्षेत्र के राजा किए। ये सब कहाँ के राजा थे? ये सब राजस्थान के राजा थे। ये सब क्यों करना चाहते थे? अकबर को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि अकबर को अपने फिंगर पे नचाना चाहते थे। आखिर अकबर इन लोगों के बातें में क्यों आया? तो अकबर को अपना राजा बनने का बहुत ज़्यादा मन हो गया था, और इस वजह से सोचा कि औरंगजेब
और अकबर को औरंगज़ेब क्यों नहीं ठीक लगता था? तो अकबर को औरंगज़ेब इसलिए ठीक नहीं लगता था क्योंकि औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा ये धार्मिक करते रहता था और धर्म को लेकर के ये शासन करता था। इसलिए और पर्सनली अकबर को भी पिता का ये शासन ठीक नहीं लग रहा था। अकबर को भी अपने पिता औरंगज़ेब का शासन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने पिता के ही अगेंस्ट विद्रोह करना चाहता था। तो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? और औरंगज़ेब जो है उसका पीछा करते हुए पहुँचता है राजपूत क्षेत्र में और इस प्रकार औरंगज़ेब सभी राजपूतों को बहुत मार मारता है। बोलता है तू मेरे बेटा को बिगाड़ के जो है लाल कर रहा है। तुम अब मेरे बेटा को मतलब मेरे अगेंस्ट में जो कूटनीति सिखा रहा है। क्योंकि बोले ना ये मोदी और नीतीश वाला हाल हो गया। मोदी कौन था? औरंगज़ेब। और नीतीश कौन है? ये बिहार का मुख्यमंत्री। तो ये सब क्या जीतेगा मोदी से? मोदी को पूरा अलग-अलग राज्य सपोर्ट करता है। ये वो बिहार अगर मुँह कान फुलाइए लेगा तो कुछ तुरंत मुँह कान थकोच के सुता देगा उसको। वही चीज़ था कि मेवाड़ और मारवाड़ वाला क्षेत्र अगर उसका बेटा में मिलियो जाएगा तो औरंगज़ेब से जीत पाएगा? हाँ? तुरंत औरंगज़ेब जाके अपने पैसा के दम पे कह लो, अपने सैनिक के दम पे कह लो, अपने दबंगई के दम पे कह लो, तुरंत दबा देता है। किसको? मेवाड़ वाला राजा जो मारवाड़ वाला क्षेत्र का राजा था राजपूत का कहाँ से जीत पाएगा? कोई चांस ही नहीं है। बट फिर भी राजपूत अकबर को अपने साथ रखता है। बोलता है अकबर को हम जाने देंगे नहीं, है ना? और लेकिन जब ये इनके जो औरंगज़ेब है वो काफ़ी तमाशा कर दिया किसके आगे? राजपूतों के आगे कि भाई तुम मेरे बेटा को ऐसे-ऐसे करके रख-उख के दिमाग खराब कर रहे हो, उसको हमारे ही अगेंस्ट चढ़ा रहे हो। तुम मेरा बेटा दोगे कि हम तुम्हारे पूरे साम्राज्य को गर्दन से कटवा दें। तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा राजपूत लोग डर गया और राजपूत लोग ना अकबर को अपने साथ रखने से मना कर दिया। बोला बाप रे! अकबर को जल्दी ले जाइए, हम इसको रखेंगे तो फिर मैटर हो जाएगा। क्योंकि औरंगज़ेब ने राजपूतों के दरबार में एक चिट्ठी लिख दिया था। औरंगज़ेब ने राजपूतों के दरबार में चिट्ठी लिखा, अकबर तुम बहुत सही कर रहे हो मेरे खिलाफ। राजपूतों को जो राजपूत है देखिए एक्चुअली यहाँ पे कहानी हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट क्या है कि औरंगज़ेब सिर्फ़ दबंगई के दम पे ये तलवार के दम पे ही नहीं खेलता था, थोड़ा इसको बुद्धि दिमाग भी था। सोचा कि अकबर को वो लोग जो रख ले हैं कौन? राजपूत लोग। ये अकबर को वो रख लिया है 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन जो रखा है अकबर को ठीक है। ये अकबर को रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा भी बढ़िया-बढ़िया खाना ये अकबर को मेरे अगेंस्ट कुछ से कुछ सिखावेगा। है ना? कि भाई ऐसे अटैक करो, वो करो या जाके ज़हरें खिला के औरंगज़ेब को मार देना या फिर कुछ भी। कहीं न कहीं अकबर का दिमाग को ब्रेन वॉश करेगा मतलब कुछ ना कुछ सिखाएगा ही अकबर को। तो औरंगज़ेब के मन में ये बात घूम रहा था। तो सोचा कि जब एक्चुअली तलवार के दम पे नहीं होगा सब गेम क्योंकि तलवार के दम पे हो सकता है कि जान चले जाए। तो उससे अच्छा हम कुछ दिमागी गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? दिमागी गेम। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? क्या खेलते हैं? थोड़ा दिमागी गेम खेलते हैं। किसके अगेंस्ट में? अकबर के अगेंस्ट में थोड़ा-सा दिमागी गेम खेलते हैं। ये चीज़ अकबर के अगेंस्ट में नहीं, राजपूत के अगेंस्ट में। तो उस वक़्त क्या हुआ, औरंगज़ेब ने राजपूतों के दरबार में एक चिट्ठी लिख दिया, है ना? एक चिट्ठी लिख दिया किसके अगेंस्ट में? राजपूत के अगेंस्ट में। बोला ये जो चिट्ठी है आ गया समझ में अच्छे से? तो ये चिट्ठी लिखता है किसके अगेंस्ट में? राजपूतों के खिलाफ में एक चिट्ठी लिखा। अकबर तुम बहुत सही कर रहे हो मेरे खिलाफ बहुत सही कर रहे हो ठीक ना तुम मेरे बेटा को चढ़ा के कहीं ना कहीं तुम जो है युद्ध लड़ रहे हो किससे हम ही से युद्ध लड़ रहे हो है ना 1 मिनट रुके मतलब थोड़ा सा कॉल आ रहा है बाहर में बहुत तंग हो गए हैं एक ना नेक्स्ट वीडियो को बनाना पड़ जाएगा गजब डिस्टर्ब कर दिया है फोन डीएनडी में डालना पड़ेगा ये वीडियो बनाने वक्त ही लोगों को मिल जाता है 1 मिनट रुकिए